Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But as always, before I begin, let's look at the comment box from our previous class. And I know it has been a long time since we met, since the last time. So let's look at the comments of you. So first thing is by Hamza Ahmed. He is asking, sir, please give a topic of a day every day. So I decided कि जब भी नेक्स्ट सेशन होगा वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ अ टॉपिक ऑफ द डे एंड आई थिंक दिस टुडेज टॉपिक कैन बी योर रशिया यूक्रेन वॉर. So what you have to do is you have to do everything related to the Russia-Ukraine war which is important for you for the CLAT examination. Remember, PhD नहीं करनी है इस टॉपिक के ऊपर पे, जस्ट डू एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन. तो रशिया यूक्रेन वॉर पे एंड टू हेल्प यू आउट, आज जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो रशिया यूक्रेन वॉर का ही होगा. जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, जो भी आपको एक बैकग्राउंड चाहिए होगा रशिया यूक्रेन वॉर के लिए, आई ट्राई टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड इन टूडेज क्लास. इसके बाद नेक्स्ट राम 83194 ने आंसर करा है जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके लैंडर और रोवर का नाम क्या था. एंड इंटरेस्टिंगली इसका आंसर मैं कर रहा हूं जस्ट अ डे आफ्टर योर नेशनल स्पेस डे. सो कल आपका नेशनल स्पेस डे भी सेलिब्रेट हुआ था विच वॉज August 23rd. एंड पहला नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करा है हमने कल, तो उसके रेस्पेक्ट में भी ये क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज ये उसी से रिलेट करता है. तो जो August 23rd को हम नेशनल स्पेस डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज उस दिन हमने चंद्रयान 3 को, लास्ट ईयर चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग करी थी एंड इसके लैंडर और जो रोवर थे जिनके नाम थे आपके विक्रम और प्रज्ञान, they were successful in whatever their objective were. तो जो इनके ऑब्जेक्टिव से लैंडर और रोवर्स के, विक्रम और प्रज्ञान के, इन्होंने फुलफिल करे थे, उसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए August 23 को अपना नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं. तो लास्ट क्लास का इंटरेस्टिंगली आज ही इसका कनेक्शन बनता है. लविश गंगवाल ने 2 बार पूछा है, बॉन्ड डेट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंश्योर दैट ऑल द मनी डज नॉट लाई विद द गवर्नमेंट, प्लीज एक्सप्लेन. सो इनका क्वेश्चन सिंपल है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो पैसा जो होता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास में नहीं रहता है. तो इसका मतलब क्या है? सो यस कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू उनको आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. एंड वैसे तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैसा होता है, पहले तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ लीजिए. गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिंपली समझ लीजिए कि एक पीस ऑफ पेपर है या एक बॉन्ड इज बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर. सिंपल भाषा में समझते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर है जो एक लोन डॉक्यूमेंट, एक लोन का डॉक्यूमेंट है. फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो आपको एक ये लोन का पेपर दे देगा और उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट अर्निंग मिलेगी. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपसे 100 रुपए लेता है एंड गवर्नमेंट कहता है कि आप ये पेपर रख लीजिए उस टाइम के लिए, बॉन्ड रख लीजिए अपने पास में, इस पे आपको 1 साल बाद 10 रुपए मिल जाएंगे, यानी 110 रुपीज आपको रिटर्न में मिलेंगे. तो सिमिलरली यही चीज आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं बट ऑन अ लार्जर स्केल. तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, इंडिया में आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. एंड एक्चुअल में जो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई के थ्रू ये पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाता है. तो हम यहां पे ये क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये इंश्योर करती हैं कि सारा पैसा गवर्नमेंट के पास में नहीं रखा रहता. तो हम इसलिए कहते हैं बिकॉज जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करे जाती हैं तो यस पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आपके बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो बाय आउट करी हैं, उन सबके लिए आपके आरबीआई को, आपके गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद तो ली हैं बट जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिटर्न होती हैं या जब भी इन पे इंटरेस्ट आपका होता है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैच्योरिटी पे आपको इंटरेस्ट मिले, आपको पीरियोडिकल इंटरेस्ट भी मिल सकता है. लेट्स से मैंने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है उनकी मैच्योरिटी यानी उनको वापस लेने का जो टाइम आएगा वो 3 साल में आएगा, बट उसका इंटरेस्ट जो है वो मुझे मंथली, 6 मंथली या ईयरली मिल रहा है. तो अगर मुझे इसका इंटरेस्ट मंथली मिल रहा है विच मीन्स कि गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर में जो इंटरेस्ट पे करना है वो मंथली पे करना है. तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैसा है वो गवर्नमेंट अपने पास में रख नहीं रही है, इट इज नॉट लाइंग विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसको ऑब्वियसली इसको इन्वेस्ट करेगी. गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इनको इन्वेस्ट कहां करेगी? मेजरली इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में.
एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं उनको गवर्नमेंट खुद रन करे, वो इनके लिए प्राइवेट कंपनीज को भी हायर करेगी। So private companies would be hired for this. So government securities का जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, it is not lying with the government, it is going to the private sector. And moreover, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पास जा रही है, वो सारा का सारा पैसे पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी कहां जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास में। और प्राइवेट सेक्टर हो चाहे बैंक्स हो, वो पैसा अपने पास तो नहीं रखेगा, बिकॉज आई होप यू नो दिस कि बैंक के पास अगर कोई डिपॉजिट है तो उसकी लाइबिलिटी है। बैंक पैसा अर्न करता है उसके लोन से, तो बैंक के जो लोन्स होते हैं वो उसके एसेट्स होते हैं, तो बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखेगा, वो उसको फिर से इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वो ये इंश्योर करता है कि जो मनी है वो लाई डाउन नहीं कर रहा है सिर्फ गवर्नमेंट के पास में, इट इज गेटिंग स्पेंडेड, इट इज गेटिंग स्पेंट इनटू द इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद अरीबा फातिमा ने अगेन शी हैज आल्सो आंसर्ड इट करेक्टली कि लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। ऑल्सो रिमेंबर दिस प्लीज, आप ये गलती मत करिएना, सिली मिस्टेक मत करिएना कि लैंडर में आप प्रज्ञान लिख दो और रोवर के लिए आप विक्रम लिख दो, तो प्लीज ये गलती मत करना। विक्रम, प्रज्ञान, लैंडर और रोवर हैं आपके। इसके बाद अगेन उनका ही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं, यूजर RF1YP5QH7F ने बोला प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इजराइल एंड पैलेस्टीन, इराक इशू और MIT। सो यस, इसका एक आपको MIT मिल जाएगा। क्लैटपैरा स्टूडेंट्स के लिए हम क्लास में ये चीज रेगुलरली यूज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल कि इफ आई रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास, जून 1 की जो क्लास, जून 2 की जो क्लास है, उसमें 6 डे वॉर आपका डिस्कस करा है और उसमें हमने पूरा मिडल ईस्ट डिस्कस करा है। इन एनी केस आपका वेरी सून देयर वुड बी अ क्लास ऑन मिडल ईस्ट, तो एक MIT मिडल ईस्ट पे या इजराइल पैलेस्टीन पे किसी न किसी पे हो जाएगा। इफ यू आर नॉट, इफ यू फील लाइक कि आपको थोड़ी जल्दबाजी है उसको लेते हुए, तो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस न्यूज एनालिसिस, देयर स्टेप बाय स्टेप वी हैव डिस्कस दिस इजराइल पैलेस्टीन, बट आई नो इट वुड नॉट बी फिजिबल कि आप प्रीवियस क्लास में जाओ। सो फाइनली आई वुड से कि एक MIT कर ही देंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं कमेंट बॉक्स में। रामजस CW4PR, मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यस, आई आस्क्ड यू इन द प्रीवियस क्लास की जो वायनाड में लैंडस्लाइड हुए थे उसके कई रीजंस बताए। फॉर एग्जांपल हैवी रेनफॉल हो चुके थे, तो जिस वजह से लैंडस्लाइड हुआ था, या फिर कुछ अर्थक्वेक टाइप कुछ रीजन था क्या? तो रिमेंबर दिस, कुछ भी रीजन हो, चाहे अर्थक्वेक रीजन बन रहा हो, चाहे रेनफॉल रीजन बन रहा हो, जो लैंड का स्लाइडिंग वाला जो मोशन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज द मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, बाकी सब उसके सपोर्टिंग कॉज होते हैं जो उसको एग्जैजरेट करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, आई ऑल्सो आस्क यू कि जूस किस पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज है? सो दैट द आंसर इज महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जिसके अंदर में माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज है। तो आर्टिकल 29 एंड 30 जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ये माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, और आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली जो बात करता है कि रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे आप माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मोर ओवर इंडिया के अंदर में सेंटर पे माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज होती है और स्टेट के लेवल पे भी, और यहां पे आपकी महाराष्ट्र स्टेट है जिसने जूस को माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज करा। रिमेंबर दिस कि जूस जो होते हैं ये आपके रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है एट द सेंट्रल लेवल, इट इज ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जहां पे इनको माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज करा हुआ है। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन विच आई आस्क यू वाज कि भारत ना आपके CV रमन को मिला था, जो एक आपके साइंटिस्ट रह चुके जिनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। उसके अलावा जो फर्स्ट भारत ना आपके लोगों को मिला था, 3 लोगों को मिला था, उसके 2 लोगों के मैंने आपसे नाम पूछे थे एंड रामजस ने उनके आंसर भी दिए हैं, श्री राजगोपालाचारी एंड S राधाकृष्णन, और इन दोनों का भी आंसर सही है कि श्री राजगोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, इन दोनों को प्लस योर CV रमन को पहला भारत ना मिला था। ओके, एंड लैंडर और रोवर का नाम भी इन्होंने सही दिया। अरीबा फातिमा ने महाराष्ट्र लिखा, आई एम श्योर ये जूस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पे आंसर कर रहे होंगे। प्रणव सिंह रजावत ने आंसर दिया, मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड इज ग्रेविटी, लैंडर, रोवर, विक्रम, प्रज्ञान, जूस इज अ माइनॉरिटी। सो एवरीवन इज प्रोवाइडिंग विद द राइट आंसर। नीलेश सर, आपने डेली 20 क्वेश्चन में बताया था इंडिया वॉन 29 मेडल्स इन ब्रिक्स गेम, सो दैट वाई आस्क फॉर MIT ऑन ब्रिक्स गेम। सो नीलेश, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने शायद कभी ऐसा बोला हो, आई डाउट इट, मैंने बोला था, बट आई डाउट कि ब्रिक्स गेम पे मैंने कभी बात करी हो, क्योंकि ब्रिक्स गेम करके कोई गेम्स होते नहीं है। सो आई एम नॉट श्योर आप किस पर्टिकुलर गेम्स की बात कर रहे हो। सो आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कभी ब्रिक्स गेम का बोला हो। सो देयर आर नथिंग द ब्रिक्स गेम, देयर इज नो सच कॉम्पिटिशन बाय द नेम ऑफ ब्रिक्स गेम। तो प्लीज आप इसका तो डिमांड मत ही करिए कि MIT ऑन ब्रिक्स गेम का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूजर NB7GF ने पूछा है, सर हु हैज द पावर टू एक्सटेंड ASPA एंड इज पार्लियामेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड?
सो अफ्स्पा जो है आपका एक मार्शल लॉ टाइप है आपका, विच इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1967। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट करके आपका एक्ट है जो आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है या थोड़ी सी एक्सट्रीम पावर देता है। फॉर एग्जांपल यहां पे इवन शूट एट साइट तक का ऑर्डर होता है, अलाउ होता है, यानी कि आप किसी पर्सन की लाइफ भी ले सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट दैट पर्सन। आप उसको वार्निंग नहीं दे रहे हो, आप कोई वार्निंग सिग्नल नहीं दे रहे हो, यू कैन शूट एट साइट। एंड यहां पे इम्यूनिटी मिल जाती है जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, अगर वो इस टाइप का कोई किसी का फंडामेंटल राइट या राइट ब्रीच करते हैं, कुछ एक्सेसेस करते हैं, कुछ भी वॉर एक्सेसेस या पुलिस एक्सेसेस, तो उसमें उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। तो यहां पे इनका क्वेश्चन है कि किसके पास में पावर है किसी स्टेट में अफ्स्पा लगाने के लिए। सो रिमेंबर दिस कि अफ्स्पा एक्ट के अंदर में आप किसी भी रीजन को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हो। एंड रिमेंबर दिस, देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट जिसके पास में किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर है, और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एंड स्पेसिफिकली योर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है आपकी, उसके पास में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि अफ्स्पा के अंदर में ये किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को डिस्टर्ब्ड एरिया, डिस्ट्रिक्ट या रीजन को या स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन सुओ मोटो ये एक्शन ले सकती है। सुओ मोटो बेसिकली मींस ऑन इट्स ओन, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको रिक्वेस्ट करे, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे कि किसी एरिया को डिक्लेयर करना है, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। सो रिमेंबर दिस, देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट जो किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है एंड उस एरिया में अफ्स्पा को इंप्लीमेंट कर सकती है, एंड दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नागेंद्र सिंह ने पूछा है WFP, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। प्लीज आप थोड़ा सा एलिब्रेट करके पूछेंगे तो मे बी आई वुड बी एबल टू आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज अबाउट। इफ यू नो दिस, एनीवन नोस कि ये WFP है क्या, तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर इट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन एडू 1112 ने पूछा है महाराष्ट्र स्टेट जूस एज ओके, पूछा नहीं, आंसर दिए। भारत रत्न तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपाली, रैंडर का नाम विक्रम, रोवर का प्रज्ञान, ग्रेविटेशनल फोर्स मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। सो यस, इंडियन एजू 1112 ने बिल्कुल सही आंसर दिए। यूजर WU5DD6CH4F ने पूछा है, सर डू वी हैव टू लर्न द केसेस और अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू दिल्ली। सो लास्ट जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर में हमने जो दिल्ली का इतने टाइम से जो उसका स्टेटस चेंजिंग हुआ है, किस तरीके से वो, क्या पहले कभी स्टेट था, क्या उसके बाद में उसे यूटी बनाएगा, उसके बाद क्या उसको स्पेशल स्टेटस बना, उन सब के बारे में डिस्कशन था। उसके बाद हमने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स देखे और कुछ अमेंडमेंट्स देखे। तो इनका बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है कि सर हमें वो अमेंडमेंट्स और केसेस को क्या याद करना है। सो माय आंसर वुड बी नो, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट एक आप फिर भी याद कर लीजिए, विच इज द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो आपको याद करना है, बिकॉज इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर में आपने NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्टैब्लिश करा था। सो इट इज द 1991 एक्ट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली जिसने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को क्रिएट करा था। और आज जो हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ओनली। तो ये 1991 का जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, सिर्फ ये नंबर याद कर लेना कि कौन सा और ईयर कौन सा था, ये याद कर लेना कि NCT ऑफ दिल्ली इसमें करा था। ऑल्सो आई एम क्लियरिंग इट फॉर द आई थिंक n नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव ऑलरेडी क्लियर इट कि जो दिल्ली है इट इज ओनली अ यूटी। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस थिंग। दिल्ली जो है वो आपका सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी, इट इज नीदर अ स्टेट नॉर बोथ भी नहीं है ये, ना ही ये स्टेट है, इट इज ओनली अ यूनियन टेरिटरी। और आपको अगर ये लगता है कि इसका लेजिस्लेचर है इसलिए ये स्टेट हो जाएगा, सो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एक और ऐसी आपकी स्टेट है, एक नहीं अभी दो ऐसी स्टेट्स हैं या यूटीज हैं जिनके अंदर में लेजिस्लेचर है। एक तो आपकी यूटी है पुडुचेरी जिसके अंदर में भी लेजिस्लेचर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, एंड वेरी सून इट वुड बी द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंटिल स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड। एक और आपकी जम्मू कश्मीर भी हो जाएगी जहां पे लेजिस्लेचर भी है और वहां पे वेरी सून देयर वुड बी अ चीफ मिनिस्टर आल्सो। लेट्स सी अगर उसका स्टेटहुड वापस से रिस्टोर होता है तो इट वुड बी अ स्टेट एंड फिर दो ही आपकी यूटीज रह जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ आपके तीन ऐसे यूटीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड योर जम्मू एंड कश्मीर, जिसके पास में यहां पे यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। एंड अरीबा फातिमा ने अगेन महाराष्ट्र आंसर करा है। आई एम श्योर इट इज शी इज टॉकिंग अबाउट
द स्टेट विच हैज डिक्लेयर्ड जूस एज अ माइनॉरिटी रिलीजन। ओके, तो ये कमेंट बॉक्स था एंड नाउ लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम टुडे। सो इफ यू विल लुक एट टुडेज न्यूज़पेपर, either your Hindu or the Indian Express, everywhere you are going to look at the same news headlines, which is regarding Indian Prime Minister visit to Ukraine. Ukraine, earlier he went to Poland and now to Ukraine, and by this particular visit your Prime Minister Modi has become the first head of state from India to visit Ukraine after its independence in 1991. तो मैं 1991 में क्या यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उससे पहले उसका क्या स्टेटस था। सो इन सब के बैकग्राउंड में आपके क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से आपका रशिया यूक्रेन वॉर। तो मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूं, मैं आपका स्टार्ट करता हूं कि सोवियत यूनियन जिसको हम जानते हैं, जो बाद में आपका डिसइंटीग्रेट होकर रशिया में कन्वर्ट हुआ और बाकी स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुई, वो क्या था। तो सोवियत यूनियन का बिगिनिंग होता है 1917 के आपके रशियन रेवोल्यूशन से। तो रशियन रेवोल्यूशन के अंदर में जब बोल्शेविक्स ने आपकी रशियन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करा, तब हमने वहां पे एक पहली कम्युनिस्ट स्टेट बनाई और उस फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट के लीडर थे आपके व्लादिमीर लेनिन, और हम इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेनिनिज्म भी बोलते हैं, जो बेसिकली यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी। सो 1917 के बाद जब आपका रशियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, तो रशिया और उसके आसपास के रीजन में आपने एक सोवियत यूनियन क्रिएट करा। बट इसके बाद 1922 में जो आपके रशिया के आसपास के प्रोविंसेस थे, जैसे कि ये बेलारूस, लिथुनिया, लैटविया, पोलैंड, रोमानिया, ये सब भी आपके यूएसएसआर के ही पार्ट बने। एंड जब यूएसआर का एक्सटेंट सबसे ज्यादा था उस टाइम में अपार्ट फ्रॉम रशिया, इसके साथ 15 अदर कंट्रीज आल्सो जॉइंड दिस पर्टिकुलर यूनियन। सो मैक्सिमम एक्सटेंट के अंदर में 15 मेजर कंट्रीज वर देयर। एंड इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट जो रशिया रीजन के बाद में, उस टाइम में ये सब रीजन्स होते थे, तो जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन था वो था यूक्रेन। सो यूक्रेन जो है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप आफ्टर रशिया। सो रशिया को अगर मैं, क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट आपका यूरोप में भी होता है, so I can call Russia as the largest country of Asia as well as of Europe, and सेकेंड लार्जेस्ट अगर मैं आपको इस एरिया का बताऊंगा, या सोवियत यूनियन में सेकेंड लार्जेस्ट आपकी कंट्री थी, इट वाज यूक्रेन। एंड यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था सोवियत यूनियन में भी, एंड आफ्टर इट बिकेम अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम रशिया। बिकॉज इफ यू विल सी एट रशिया का मैप देखोगे, सो यू वुड सी कि यूक्रेन के नीचे जो आपका ब्लैक सी है, उसका एक्सेस रशिया को थ्रू यूक्रेन ही था, या सोवियत यूनियन को जो एक्सेस ब्लैक सी से मिलता था वो रशिया यूक्रेन की टेरिटरी से मिलता था। सो इस वजह से भी यूक्रेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 1924 के अंदर में जोसेफ स्टालिन ही बिकेम द चेयरमैन और द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। एंड स्टालिन के बारे में सब जानते हैं, ही काइंड ऑफ रूल्ड सोवियत यूनियन एज अ डिक्टेटर, बट एट द सेम टाइम उसके ही पीरियड में आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1939-45। तो सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, उसमें जो उन्होंने कल्टीवेशन के लिए जो उन्होंने कलेक्टिविस्ट सिस्टम बनाया था, उस वजह से वहां फैमिन आ रहे थे। बट 1939-45 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वहां पे सोवियत यूनियन को मौका मिला कि हम एक मिलिट्री पावर बन सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत ने अपनी जितनी भी रिसोर्सेज थे, अपनी जितनी भी एनर्जी थी, जितने भी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज थे, उन सबको मूव कर दिया टुवर्ड्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और यहां पे 45 में उनकी मिलिट्री पावर इंक्रीज हुई। तो अगर यूएस के बाद में कोई बड़ी मिलिट्री पावर बच रहा था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, इट वाज योर सोवियत यूनियन, इट वाज द सोवियत यूनियन। बट 1953 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 1953 में स्टालिन की डेथ हो गई। एंड स्टालिन की जब डेथ हुई, तो जो स्टालिन का डिक्टेटोरियल उसका पूरा सेटअप था, उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ। ऑल्दो इट वाज स्टिल अ कम्युनिस्ट कंट्री, बट जो एक्सेसेस हो रहे थे उस टाइम में स्टालिन के टाइम पे, वो वहां पे रिडक्शन हुआ। फाइनली 1947-91 में देयर वाज एरा ऑफ कोल्ड वॉर। सो कोल्ड वॉर, आई होप यू आर अवेयर कि जो आपकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी विच वाज लेड बाय यूएसए, एंड आपकी जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी विच वर लेड बाय रशिया और सोवियत यूनियन, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर क्या होता है? बेसिकली आप एक्चुअली फाइट नहीं कर रहे हो, बट देयर आर टेंशंस बिटवीन यू, एंड आप बिहाइंड कर्टेन्स आप दूसरे वाले ग्रुप को या कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, या उनके इकोनॉमिक सिस्टम को एटलीस्ट डिस्ट्रॉय या डिस्क्रेडिट करना चाहते हो। तो ये एरा ऑफ कोल्ड वॉर था। बट कोल्ड वॉर में से एक चीज निकली कि यहां पे जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी, उनका इकोनॉमिक मॉडल सक्सेसफुल होता गया, एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज थी या सोवियत यूनियन का जो मॉडल था, वो वहां पे फेल होता रहा। एंड फाइनली 1991 में
बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसीज मेड बाय मिखाइल गोर्बाचेव, उसकी वजह से आपका जो सोवियत यूनियन था इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होने लगा। 91 आपका बहुत लेट आता है, 1980s ऑनवर्ड जो इसके साथ की कंट्रीज थी यूक्रेन, पोलैंड, यहां पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए बिकॉज दे कुड सी कि जो उनके वेस्टर्न नेबर्स हैं वो कितना डेवलप कर रहे हैं और ये लोग कितना पीछे छोड़ रहे हैं। ऑल्सो देयर वाज अ फीलिंग अमंग दी अदर कंट्रीज कि जो सोवियत यूनियन है उसमें जो मेन बेनिफिट हो रहा है वो रशियन लोगों को हो रहा है और वहां पे इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हो रही थी। तो जो ये कम्युनिस्ट बुराई करते थे कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, यहां के जो आपके ऑटोनोमस रीजन्स बन चुके थे, यहां के जो सोवियत यूनियन के कंट्रीज थी, उन सबको भी ये रियलाइजेशन हो रहा था कि हमारी कंट्री या हमारे सिस्टम के अंदर में भी इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस 1980 से 1989 में एक बड़ा इवेंट हुआ, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जिसमें आपकी जो वेस्ट जर्मनी थे वापस से एक बन गए और यहां से डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का बिगिनिंग स्टार्ट होता है एंड फाइनली 1991 में जो सोवियत यूनियन होता है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है, जो इसके 15 कंट्रीज थी विच वर पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, ऑल ऑफ देम डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। दे सेड दैट दे आर नाउ सेपरेट कंट्री। तो उसी टाइम में यूक्रेन का भी इंडिपेंडेंस आपका एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस कंट्री कम्स अप इन द ईयर 1991। सो इसके साथ मैंने आपको ये मैप भी इसलिए ही ड्रॉ करा है, या मैप इसलिए ही यहां पे अटैच करा है सो दैट यू रियलाइज कि आपके जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो कौन कौन से। सो एज यू कैन सी कि यहां पे आपका ये रशिया कंट्री है, ये पूरा रशिया है और यहां पे जो येलो में आपको दिख रहा है दिस इज योर यूक्रेन। सो यूक्रेन इज ऑल्सो अ रियली बिग टेरिटरी, बहुत बड़ी टेरिटरी है। कीव जो है वो आपकी नेपर रिवर पर है। मोर ओवर यू शुड नो कि जो क्रीमिया का रीजन है ये ब्लैक सी से लगता है, और रशिया से थोड़ा सा अटैच भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो क्रीमिया वाला रीजन है इसको एनेक्स कर लिया था रशिया ने 2014 के अंदर में, और इनका बेसिक रीजन ये था कि क्रीमिया के अंदर में प्रो रशियन या रशियन स्पीकर्स रहते हैं, रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं और बेसिकली जो आपकी यूक्रेनियन गवर्नमेंट है ये इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो इस ग्राउंड पे 2014 के अंदर में रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया था एंड 2014 के अंदर में ही ये एक रीजन है जिसको हम डोनबास कहते हैं, डोनबास रीजन बोलते हैं इसको, आपके यूक्रेन का डोनबास रीजन। इसके अंदर में आपके दो ओब्लास्ट हैं। ओब्लास्ट एक वर्ड आप सुनोगे, ओब्लास्ट इज सिंपली रशियन फॉर प्रोविंस। रशियन में प्रोविंसेस को, आपके स्टेट्स को हम ओब्लास्ट कहते हैं। तो वो दो रीजन कौन से जो डोनबास को बनाते हैं, एक तो है डोनेस्क और एक है लुहांस्क। तो ये डोनेस्क और लुहांस्क है जिसके अंदर में भी प्रो रशियन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे कि वी डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ यूक्रेन, वी वांट टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो डू नॉट थिंक कि 2022 में जाके लास्ट से 2 साल पहले जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब इन्होंने कोई वॉर फाइटिंग स्टार्ट हुई थी। 2014 ऑनवर्ड्स डोनेस्क और लुहांस्क है जो डोनबास रीजन बनाते हैं, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। दे डिड नॉट जॉइन रशिया बट दे कॉल्ड देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पे हम आगे चलते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। सो 2013 में जो यूक्रेन है वहां की गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल एंड ट्रेड डील करी थी विद यूरोपियन यूनियन एंड इट वाज बेसिकली अ प्रीकर्सर टू कि आगे जाके यूक्रेन चाहता तो उसके यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन सकता था। बट बिकॉज ऑफ प्रो रशियन प्रोटेस्ट जो डोनेस्क और लुहांस्क में स्टार्ट हुए एंड यूक्रेनियन से यूक्रेनियन की जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो क्लेम करती है कि डोनेस्क और लुहांस्क में जो आपके उस टाइम में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, क्रीमिया में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, दे वर बैक्ड बाय रशिया ओनली। तो रशियन सेपरेटिस्ट जो वहां पे एंटर कर चुके थे, दे वर द वन जो इस टाइप के प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रहे थे। तो बाद में इस पर्टिकुलर जो आपका एग्रीमेंट हुआ था, ये जो ट्रेड टॉक्स चल रहे थे, इसको यूक्रेन ने कैंसिल कर दिया विद यूरोपियंस। इसके बाद क्या हुआ 2013 के अंदर में आफ्टर सम मंथ और 2 यहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए अगेंस्ट द देन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ऑफ यूक्रेन विक्टर यानुकोविच जो एक प्रो रशियन थे, ही वाज अ फ्रेंड ऑफ व्लादिमीर पुतिन, और इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और इसकी वजह से इनको इनकी पोजीशन से रिमूव कर दिया गया। फिर वहां पे इलेक्शंस हुए एंड देन व्लादिमीर जेलेंस्की बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। इसके बाद 2014 के अंदर में रशिया स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग एंड इसने क्या करा, क्रीमिया को इन्वेड करा और बहुत इजीली मार्च के अंदर में इसको एनेक्स कर लिया। 2014 में एनेक्स कर लिया एंड इसकी वजह से जो यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्री से दे स्टार्टेड एन अलार्म
एक अलार्म स्टार्ट हो गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर II आपके यूरोप के अंदर में कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई एक कंट्री है, एक आपकी यूरोपियन कंट्री है जो किसी और कंट्री के टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस कि वर्ल्ड वॉर II के बाद में आज तक यूरोप के अंदर में ऐसा नहीं हुआ था कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री की टेरिटरी को यहां पे एनेक्स कर रही है। एंड यहां पे इट वाज द लार्जेस्ट टेरिटरी एनेक्सेशन बाय अ यूरोपियन कंट्री ऑफ अनदर यूरोपियन कंट्री। इसके अलावा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रो रशियन सेपरेटिस्ट आपके डोनेस्क और लुहांस्क रीजन में भी थे, जिनको हम कलेक्टिवली डोनबास बोलते हैं, और इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और इन्होंने क्या एस्टेब्लिश करा? डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक इन 2014, बेसिकली सपोर्टेड बाय द रशियन ट्रूप्स। इसके बाद 2015 के अंदर में 2 एग्रीमेंट्स हुए जिनको हम मिन्स्क एग्रीमेंट्स भी कहते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिन्स्क जो है ये कैपिटल किस कंट्री की है। सो इसको मिन्स्क एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये मिन्स्क में हुए थे, इट्स कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो वहां पे ये हुई थी। एंड दिस पर्टिकुलर मिन्स्क एग्रीमेंट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, बेसिकली ये 2014 क्रीमा के बाद ही आया था आपके मिन्स्क एग्रीमेंट। एंड यहां पे दिस वाज ब्रोकर्ड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी ने यहां पे मीडिएटर का रोल प्ले किया। तो अगर मिन्स्क एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आता है, यू शुड नो कि डील्स विद रशिया यूक्रेन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया या रशिया यूक्रेन वॉर, एंड इट वाज मीडिएटेड बाय फ्रांस एंड जर्मनी। ऑल दो जो मिन्स्क एग्रीमेंट्स हुए, 2 मिन्स्क एग्रीमेंट्स हुए थे 14 में और 15 में, दोनों के दोनों फेल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज दोनों ही कंट्री, नॉट जस्ट रशिया बट रशिया और यूक्रेन, दोनों ने ही इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स को ब्रीच करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर फाइनली फरवरी 22 के अंदर में जो आपका रशिया उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया यूक्रेन पे। ऑल्दो रशिया नेवर सेज कि हमने एक पूरा वॉर डिक्लेयर करा है, हम सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेनिंग कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे नाजी फोर्सेस आ चुके हैं। यहां पे आपकी जो फैसिस्ट आपकी जो फोर्सेस होती हैं, जो डिक्टेटोरियल कंट्री क्रिएट करना चाहते हैं, जो एंटी रशियन सेंटिमेंट्स को बिल्ड कर रहे हैं, हम उनको बस डिसलॉज करने आए हैं, ये क्लेम करते हुए रशिया ने या व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी ऑफ 22 के अंदर में यहां पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। एंड एज ऑफ नाउ आपके अब 3rd ईयर में आ चुके हैं, यानी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम 3rd ईयर के वॉर में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, और यहां पे रशिया ने जो डोनेस्क और लुहांस्क का जो इंडिपेंडेंस है उसको यहां पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। तो अभी भी जो वॉर चल रहा है, जो टेरिटरी रशिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वो डोनेस्क एंड लुहांस्क की है, डोनेस्क एंड लुहांस्क की है। एंड इट इज अ बिग अपडेट, अभी यहां पे अपडेट भी हुआ है, उसको भी हम कवर करेंगे, जो आपका इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज में मैंने आज कवर करा है कि वो कौन सा रीजन है जो यूक्रेन ने अब रशिया का ऑक्यूपाई करा है। ठीक है, इसके बाद अब हम लेटेस्ट न्यूज पे आ जाते हैं कि पीएम मोदी की विजिट टू यूक्रेन, व्हाई इज इट स्पेशल। तो आपके सिर्फ क्लैट के पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उसको ही कवर कर रहे हैं। सो यू शुड नो कि फर्स्ट विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1991। सो वी हैव जस्ट स्टडीड कि यूक्रेन जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, एक सॉवरेन कंट्री बनता है सिंस 1991। अब इनकी जो विजिट हुई है, उसकी जो मीटिंग हुई थी, ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऑफिशियल पैलेस में हुई थी, रेसिडेंस में हुई थी, जिसका नाम है मेरिन्स्की पैलेस। मेरिन्स्की पैलेस इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ यूक्रेन प्रेसिडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो वी कैन रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो। इसके बाद हमने कौन से 4 टॉपिक्स पे एग्रीमेंट्स करे हैं, तो एक एग्रीमेंट हमने करा है टुवर्ड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज में हेल्प करेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर में। इसके अलावा एग्रीकल्चर को लेके हमने एक एग्रीमेंट करा है, कल्चर को लेके हमने एक एग्रीमेंट करा है, और ड्रग क्वालिटी एंड रेगुलेशन, ड्रग रेगुलेशन पे हमने एग्रीमेंट करा है। तो यू शुड नो 4 एग्रीमेंट्स इन जनरल। एक एग्रीमेंट है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का, एक एग्रीकल्चर का है, एक कल्चर का है, और एक ड्रग क्वालिटी एंड रेगुलेशन का है यहां पे। इसके बाद एक और चीज जो आज के न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है कि आई एम श्योर हमने पहले भी कवर करी है इस चीज को, कि जो समिट ऑन पीस हुई यूक्रेन पे, तो जो रशिया यूक्रेन वॉर का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, पीसफुल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो आपकी समिट हुई थी, इट वाज होस्टेड बाय द कंट्री ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री बनने का ट्राई कर चुका है, ट्राई तो करता ही कि वो न्यूट्रल रहे, बट एवरीवन नोज रशिया आल्सो बिलीव्स कि स्विट्जरलैंड भी फेवर कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन रशिया ने एंड चाइना ने, पाकिस्तान ने, इन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, बट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इट। और इसमें कोई हेड ऑफ स्टेट या आपका कोई मिनिस्टर नहीं, बट आपने एक ब्यूरोक्रेट को यहां पे भेजा था और इंडिया ने इस समिट में पार्टिसिपेट करा था। बट इसके बाद जो ज्वाइंट कम्युनिक्यू आया था, ज्वाइंट कम्युनिक्यू बेसिकली मींस ऑफिशियल स्टेटमेंट। कम्युनिक्यू का मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट।
इसके बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था विच वांटेड पीस फॉर यूक्रेन और रशिया को, इट वाज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग रशिया, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को इंडिया ने साइन नहीं करा। तो इंडिया ने क्लेम करा कि व्हेनेवर सच एन एग्रीमेंट इज साइंड, तो ये एक वन साइडेड एग्रीमेंट, यूनिलैटरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। बोथ द पार्टीज टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट शुड बी पार्ट ऑफ सच अ जॉइंट कम्युनिके। तो इस रीजन को देते हुए आपके इंडिया ने इसको साइन नहीं करा। मोर ओवर यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर सिंपली क्वेश्चन आए कि इंडिया ने किस पर्टिकुलर यूएन रेजोल्यूशन में यूक्रेन का सपोर्ट करा है, सो आंसर वुड बी नन। यूएन के अंदर आपके जो यूक्रेन है और यूएस है, यूक्रेन ने भी और यूएस ने भी, यूक्रेन ने 2020 के अंदर में एक रेजोल्यूशन पास कराया था और यूएस ने अभी 2023 के अंदर में भी एक रेजोल्यूशन पास कराया था। दोनों के अंदर में ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं, बट यू शुड नो कि यूएन के अंदर में जितने भी रेजोल्यूशन हुए इंडिया ने उसमें वोट अगेंस्ट नहीं करा है, एब्सटेन्ड करा है। इंडिया इज ऑलवेज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, अगेंस्ट में वोट नहीं करा है, एब्सटेन करा है कि वोट करा ही नहीं है जब भी यूएन के अंदर में कोई भी रेजोल्यूशन है अगेंस्ट रशिया। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग योर रशिया यूक्रेन वॉर। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, कभी हम फिर से इसको डिटेल में पूरा ढंग से कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक न्यूज है आपकी रिगार्डिंग अनिल अंबानी एंड 24 अदर्स बैंड बाय सीबी फाइन ₹624 करोड़। सो ये अभी एक न्यूज आई है कि अनिल अंबानी का जो ग्रुप है रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस का, उनके अगेंस्ट में आपका जो सेबी है, वो जो आपके इंडिया का सिक्योरिटी रेगुलेटर है, उसने 624 करोड़ का फाइन लगाया ओवर अनिल अंबानी एंड 24 अदर्स पीपल जो इसके साथ में प्रमोटर थे इस कंपनी में, और इन पे 5 साल का बैन लगाया गया है ओवर देयर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट। एंड अगर मैं आपको उसका कंटेक्स्ट बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका कंटेक्स्ट ये है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी थी उसकी एक सब्सिडियरी थी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, और रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट पीपल टू मेक देयर होम्स। हाउसिंग फाइनेंस मतलब हाउस को फाइनेंस करने वाली कंपनी। तो यहां पे सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन करा, दे फाउंड आउट कि जो आपकी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस है उसके जो प्रमोटर्स है रिलायंस, आपके ये अनिल अंबानी और ये 24 अदर्स लोग, ये उसके प्रमोटर्स यानी उनका शेयर है। और यहां पे रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस ने प्रमोटर्स की जो कंपनियां है, प्रमोटर्स से कनेक्ट होती हुई कंपनियां, उन्हीं को ही लोन दे रखा है। अब हाउसिंग फाइनेंस ने इनको प्रोजेक्ट्स के लिए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए, और जितने भी वो लोन्स दिए गए वो सारे के सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, एनपीए बन गए। और यहां पे सेबी ने क्या यहां पे कनेक्शन बैठाया कि जो रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस ने लोन दिए थे, इनको सच में कोई पर्पस नहीं था, यहां पे कोई प्रोजेक्ट बनाना नहीं चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ ये मनी को साइफन ऑफ करना चाहते, ये मनी को यहां से निकाल के कहीं और पे इन्वेस्ट करना चाहते थे, बिकॉज दे न्यू कि अब ये वाली जो कंपनी हमारी बैंकरप्ट हो सकती है, ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो कल अगर ये बैंकरप्सी में जाती है तो इसका जो ये सारा पैसा है ये हमारे अकाउंट्स में पहले ट्रांसफर हो जाता है। सो इसकी वजह से अलग अलग लोगों पे, किसी पे 20 करोड़, किसी पे 25 करोड़, किसी पूरी कंपनी के ऊपर पे 500 करोड़, इस तरह के यहां पे उन्होंने फाइन्स पुट अप करें। तो ये सिर्फ आपका कंटेक्स्ट, ये सब आपके काम का नहीं है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं आते, बट स्टिल आपको कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। बट यहां पे आपकी इंपॉर्टेंट रोल शो होता है कि सेबी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो सेबी के आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये बेसिकली रेगुलेटर है आपका सिक्योरिटीज मार्केट का। तो जो भी आपका शेयर मार्केट होता है, पूरा का पूरा जो रेगुलेशन होता है, जहां पे भी शेयर्स और स्टॉक्स की बात होगी, वहां पे रेगुलेटर हो जाएगा आपका सेबी। सो यू शुड नो कि इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है। सो मेनी पीपल थिंक कि 1992 में इसको फॉर्म किया गया था, बट एक्चुअल में इसको 1988 में ही क्रिएट कर दिया गया था। व्हाट हैपेंड इन 1992 वाज, इसको सेबी एक्ट के अंदर में, सेबी एक्ट 1992 के अंदर में एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, यानी इट वाज नाउ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक लीगल बॉडी बना दी गई थी। और इसके साथ इसको बहुत सारी पावर दी गई कि ये एक सुपर पावर, एक सुपर बॉडी बन चुका है सेबी व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटीज मार्केट। तो मेजरली ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि जिस टाइप से ये रेगुलेशन और वो सब बताता है। इसके अलावा मैं इसको एक क्वाज़ी लेजिस्लेटिव बॉडी भी डिक्लेयर करूंगा, बिकॉज सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेशन में इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर दी हुई है कि ये सिक्योरिटीज मार्केट को किस तरीके से रेगुलेट करे। इसके अलावा ये एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी भी है। क्वाज़ी जुडिशियल या क्वाज़ी लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, जो पूरी या फुल टाइप से लेजिस्लेटिव बॉडी या जुडिशियल बॉडी नहीं हो, बट कुछ
कुछ इंस्टेंस के अंदर में ये एक लेजिस्लेटिव या जुडिशियल बॉडी की तरह भी फंक्शन करती हो। सो फॉर एग्जांपल जो अनिल अंबानी के अगेंस्ट में ये एक्शन लिए गए, इट्स अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी एक्शन, इट्स अ क्वाज़ी जुडिशियल एक्शन। तो यहां पे मैं कह सकता हूं एक सेबी एक यूनिक बॉडी है जिसके पास में लेजिस्लेटिव पावर भी है, जिसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं और जिसके पास में जुडिशियल पावर्स या फंक्शंस भी वो परफॉर्म करता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अंदर आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, बट ओवरऑल इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसको कोई भी आपका ऑर्डर नहीं देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे ऑर्डर नहीं देती है। एडमिनिस्ट्रेटिव से कोई हेल्प चाहिए, कोई स्टाफ के लिए कोई हेल्प चाहिए या इसको बिल्डिंग के लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो वो सब जो फैसिलिटीज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। बट ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इट फंक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के आपके मिनिस्ट्रीज हैं उनके इंडिपेंडेंटली ये फंक्शन करती है, उनका इस पे कोई भी कंट्रोल या रोल नहीं होता है। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में, बट इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं जो आपके अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता के अंदर में। तो चारों जगहों पे आपके चारों कॉर्नर्स के अंदर में एक एक ऑफिस वहां पर भी है और मेन ऑफिस इसका मुंबई में। वेरी इंपॉर्टेंटली अभी सेबी के चेयरमैन आपको पता होनी चाहिए, हर नेम इज माधवी पुरी बुच, एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट विमेन चेयरमैन, शी इज द फर्स्ट विमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी की ये फर्स्ट विमेन चेयरमैन है, दैट्स व्हाई दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। एंड अभी हिंडलबर्ग रिपोर्ट जो आई है आपकी अडानी से रिलेट करते हुए, उसमें इनके अगेंस्ट में एलिगेशंस भी पुट अप करे हैं कि इनका जो ट्रेडिंग था इन्होंने शेल कंपनी के थ्रू ट्रेड करा है अमंग दी अडानी शेयर्स, तो इस वजह से इनका नाम न्यूज में भी आया था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जैसे फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी के जो के अगेंस्ट में जो ये ऑर्डर सेबी ने पास किया है, इसको वो अपील कहां पे करेगा, हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा। सो इन द केस ऑफ सेबी अगर आपको अपील करनी होती है तो उसके लिए सेबी एक्ट में हमने एक बॉडी बनाई हुई है जिसका नाम है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। एज अ नेम सजेस्ट, ये बॉडी या ट्रिब्यूनल अपील करने के लिए अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी। एंड मोर ओवर हमने इसको और भी पावर दे रखी है कि जो इंश्योरेंस रिलेटेड केस होते हैं, इरडाई, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाई जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, उसके अगर ऑर्डर्स को आपको क्वेश्चन करना है तो आप एसएटी में जाके केस फाइल करते हो। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, फुल नेम नहीं जानने, पीएफआरडीए, पेंशन फंड के भी अगर कोई ऑर्डर्स है उसको आपको अगर क्वेश्चन करना है तो उसकी अपील भी आप एसएटी को ही करते हो। तो एसएटी आपका सेबी का भी यहां पे अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इरडाई का भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है और पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटर का भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो ये एसएटी आपके लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। नॉट ऑल इंसल्ट्स कैन बी रूल्ड एज ऑफेंस अंडर एससी एसटी लॉ। तो पहले मैं इस न्यूज को समझाने से पहले आपको एससी एसटी एक्ट समझा देता हूं। तो आपका एक एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का। सो यू वुड सी कि क्या एससी एसटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज होती हैं, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज होती हैं, क्या उनके लिए हमने पहली बार एक्ट 1989 में ही बनाया था? सो माय आंसर वुड बी नो। इंडिया ने 1955 में ही अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट बनाया था, जिसको बाद में 1976 में नेम चेंज करके और उसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट करके प्रिवेंशन उसको बनाया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। बट यहां पे गवर्नमेंट ने ये फील करा, यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये फील करा कि जो पुराने एक्ट्स हैं दे आर नॉट स्ट्रिंजेंट इनफ और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं आ रहे हैं इन रिड्यूसिंग द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द एससी एंड एससी पर्सन। तो यहां पे 1989 के अंदर में हमने स्पेसिफिकली एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। एंड टाइम टू टाइम हमने इसमें अमेंडमेंट्स भी करे। सबसे रीसेंट अमेंडमेंट हमने इसका 2016 में करा था, 2016 में करा था और एक अमेंडमेंट हम अभी 2018 में भी कर चुके हैं। 2018 का जो अमेंडमेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने यहां पे कवर भी करा है। तो जो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, ये बेसिकली ये एक्ट है जो एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए बना है अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ एससी एंड एसटी बाय नॉन एससीज एंड एसटी। यानी कि इस एक्ट का एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप है विच इज कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज होती हैं बाय नॉन एससीज एंड एसटी।
यानी कि एक शेड्यूल कास्ट, लेट्स से एक शेड्यूल ट्राइब एक शेड्यूल कास्ट को स्वेयर वर्ड यूज करता है या उसको शेड्यूल कास्ट के जो भी डिग्रेडिंग वर्ड्स होते हैं उससे उनसे उसको डिनोट करता है या उसको कॉल करता है, तो एसटी एससी जो पर्सन है वो एसटी के अगेंस्ट में एससी एसटी एक्ट के अंदर में कोई एक्शन नहीं ले सकता है। इट कैन ओनली बी डन बाय अ नॉन एससी एसटी पर्सन अगेंस्ट अ एससी एसटी पर्सन। तो अगर एट्रोसिटीज नॉन एससी एसटी अगेन एससी एसटी कर रहा है तो ही आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली जितने भी जो ऑफेंसेस हैं सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने डिक्लेयर कर दिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन को बिगिन कर सकती है, तो वो सारे ऑफेंसेस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अब ये जो आपका लॉ है ये स्पेशल क्यों है? और ये स्पेशल इसलिए बिकॉज यहां पे हमने पहली बार कुछ टाइम बाउंड हमने इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का प्रोसीजर दिया। तो यहां पे रिक्वायर्ड ये होता है कि जो चार्जशीट होती है, तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद आप जो चार्जशीट फाइल करती है पुलिस, वो चार्जशीट की फाइलिंग 60 डेज के अंदर में कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। इसके बाद जो ट्रायल भी है वो भी 60 डेज के अंदर, यानी 120 डेज के अंदर में आपको दोनों चीज खत्म करनी है। यानी एफआईआर के दर्ज होने से लेके आपके फाइनल सॉल्यूशन तक आपका जो ट्रायल है, जो पूरा का पूरा कन्विक्शन तक का प्रोसेस है, वो 120 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहां पे हमने कुछ टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और यहां पे टाइम बाउंड ट्रायल्स के लिए प्रोवाइड करा। इसके अलावा यहां पे हमने प्रोवाइड करा कि देयर वुड बी स्पेशल कोर्ट्स, कि हम स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एससी एसटीज के केस को ही हियर करेंगे यहां पे। इसके बाद हमने यहां पे मिनिमम पनिशमेंट के भी प्रोविजन प्रोवाइड करे कि कुछ केसेस के अंदर, सब में नहीं, कुछ केसेस के अंदर में मिनिमम 6 मंथ्स का पनिशमेंट कंपलसरी है, यानी 6 मंथ से कम का डिस्क्रिशन नहीं है यहां पे कोर्ट के पास, मिनिमम 6 मंथ्स का। और मेजरली आप देखते हो तो मेजरली 5 इयर्स तक का यहां पे पनिशमेंट मिलता है। इसके बाद यहां पे जो आपके कोई भी अक्यूज होता है उसके पास में अगर उसको बिलीव लगता है कि उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो यहां पे एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। सो व्हाट इज दिस एंटीसिपेटरी बेल? तो आपको ये फील होता है कि शायद मुझे टारगेट करने के लिए यहां पे कोई जो पुलिस है या जो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है ये मेरे अगेंस्ट में कुछ केस फाइल कर सकते हैं, तो आप पहले ही कोर्ट के पास जाके एंटीसिपेटरी बेल, कि आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि आपके अगेंस्ट में कोई क्राइम का केस फाइल हो सकता है, तो आप वहां पे पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे हमने इस पर्टिकुलर राइट को नहीं दिया है, इसको हमने टेक ओवर कर लिया। इसके बाद अगर मैं प्रोसीजर पे आता हूं 2018 में जो हमने अमेंडमेंट करा, तो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट था ये मैं अलग से इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज इसका एक बैकग्राउंड है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर टिप्पणी करी या एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करी। उन्होंने ये बोला कि ये जो एससी एसटी का एक्ट है ये कई बार मिसयूज भी करा जाता है बाय एससी एसटी पीपल। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि यहां पे जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, एफआईआर दर्ज करती है, उससे पहले उसको एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करनी, छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करनी है टू फाइंड आउट द ट्रुथ ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। बट यहां पे क्या हुआ 2018 में इस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। तो आपके पार्लियामेंट ने ये 2018 में एक अमेंडमेंट ऐड करा और यहां पे उन्होंने क्लैरिफाई करा कि यहां पे कोई भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बिकॉज ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो डायरेक्टली यहां पे एफआईआर को रजिस्टर करा जा सकता है और किसी भी हायर अथॉरिटी की आपको प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर पुलिस के पास में कोई एससी एसटी पर्सन आता है विद द कंप्लेन ऑफ द ब्रीच ऑफ एससी एसटी एक्ट, तो यहां पे पुलिस बाउंड है उस एफआईआर को दर्ज करने के लिए, और उसके लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर अरेस्ट करना पड़ रहा है तो वहां पे अरेस्ट करने के लिए ना तो यहां पे कोई इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट है और ना ही यहां पे आपको किसी अथॉरिटी से कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये है आपका एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। अब यहां पे क्या आया है, यहां पे एक पर्टिकुलर केस था सुप्रीम कोर्ट के पास में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि जितनी भी जो इंसल्ट्स अगर कोई पर्सन एससी एसटी का करता है, नॉन एससी एसटी पर्सन अगर एससी एसटी पर्सन को इंसल्ट करता है तो सारी इंसल्ट्स वुड नॉट कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई करा है कि जो इंसल्ट्स बेस्ड है उसके एससी एसटी के स्टेटस से, कि मैं अगर किसी एससी एसटी की पर्सन इंसल्ट इस बेसिस पे कर रहा हूं कि वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, मेरी जो इंसल्ट है ये उस तरफ डायरेक्टेड है, तभी मैं उसके कर सकता हूं। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे एक एससी एसटी पर्सन था और एक नॉन एससी एसटी पर्सन ने उसके अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर कमेंट पास कर दिया, बट वो एससी एसटी पर्सन था इसलिए नहीं करा था बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन था, उसने कुछ फ्रॉड कुछ कमिट करा था, तो उस बेसिस पे उस पे करा था।
तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई करा कि यहां पे आप क्या हर किसी इंसल्ट्स के लिए थोड़ी ना किसी को यहां पे आप इस पर्टिकुलर एक्ट में गिल्टी डिक्लेयर करोगे। तो ओनली व्हेन की जब कोई इंसल्ट करी जा रही है ऑन द बेसिस कि वो सामने वाला पर्सन SC ST है, तभी आप उस पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन ले पाओगे, अदरवाइज आपको एक्शन लेने का कोई हक नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में ये पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन आया है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। कावेरी बॉडी सीक्स सेंटर्स नोट टू कंडक्ट एनवायरमेंटल असेसमेंट। तो कावेरी बोर्ड जो आपके कावेरी रिवर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने क्रिएट करा है, वो कंसेंट मांग रहा है, सेंटर की नोट मांग रहा है कि उसको एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना है। सो रिमेंबर दिस, आपका जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना कंपलसरी होता है फॉर एनी लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट। सब जगहों पे लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर में ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना इंपॉर्टेंट होता है। एंड व्हाट इज दिस EIA? 2006 में इसको हमने इंट्रोड्यूस करा था। एंड बेसिकली कि कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा उसको असेस करके बताइए कि इसका क्या यहाँ पे रिपरकशन हो सकता है। तो उस चीज को करने की बात हुई है। तो कावेरी जो बोर्ड है, कावेरी बोर्ड जो है, ये बेसिकली कावेरी के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने क्रिएट करा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करा है बिटवीन बेसिकली कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बट अगेन आई रिपीट कि जो आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, इट्स मेजरली बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, बट इसके दो और डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं विच आर केरला एंड पुडुचेरी। ऑल्दो आपकी जो कावेरी रिवर है वो सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु में ही आपकी फ्लो करती है। एंड इसके अलावा आपको एक पर्टिकुलर डैम का नाम पता होना चाहिए विच इज योर मेकेदातु डैम। मेकेदातु डैम है जो आपका जो कर्नाटका स्टेट है वो इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और इसको तमिलनाडु अपोज करता है बिकॉज इट बिलीव्स कि मेकेदातु डैम से उसका जो शेयर है इस वाटर का, इस पर्टिकुलर रिवर का, वो रिड्यूस हो जाएगा। बट जो ये मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट है आपका, इट हैज बीन गिवन गो अहेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया है। और ये जो पर्टिकुलर मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट है या ये आपका डैम है, इट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बैंगलोर। बैंगलोर में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर डैम हम अलाउ कर रहे हैं या बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर न्यूज है आपकी इस पर्टिकुलर न्यूज पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्लॉज ऑन डिटेंशन। तो एक सेक्शन 479 है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, जो डील करता है विथ रिगार्ड टू बेल टू अंडर ट्रायल्स। और सेक्शन 479 एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है ओवर द CRPC, बिकॉज ये क्या कहता है कि अगर कोई अंडर ट्रायल है, मतलब जिसकी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक उसका ट्रायल चल रहा है या ट्रायल अभी तक उसका रुका हुआ है, कन्विक्शन और एक्विटल का जो डिसीजन है वो अब तक नहीं आया, तो अगर कोई अंडर ट्रायल है और उसको किसी क्राइम में अगर पुलिस ने ट्रायल उसको जेल में रख रखा है, और अगर उसने हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम सेंटेंस, लेट्स से अगर किसी ने थेफ्ट कमिट करा हो, लेट्स से कि मैक्सिमम सेंटेंस उसमें 10 इयर्स होती है, तो अगर किसी ने 5 इयर्स तक जेल में स्पेंड कर लिए हैं, तो उसके हाफ मतलब 5 इयर्स कंप्लीट करें तो उसको आपको बेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑन बॉन्ड। तो अगर वो बॉन्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है तो अब उसको आपको बेल देनी पड़ेगी। तो यहां पे बेल आपका अब राइट बन चुका है। इसके अलावा 479 और क्या कहता है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो आप उस पर्सन को बॉन्ड पे छोड़ दोगे अगर उसने 1/3 भी मैक्सिमम पनिशमेंट का जेल में स्पेंड कर दिया। यानी अगर आपकी मैक्सिमम पनिशमेंट लेट्स से 9 इयर्स है, तो जैसे ही आपके 3 साल खत्म हुए, तो 3 साल खत्म होते ही आप एलिजिबल हो जाओगे आपके बेल के लिए ऑन अ बॉन्ड, जैसे ही आप 1/3 आपकी इंप्रिजनमेंट को कंप्लीट करते हो। और इन ऑल द केसेस, बाकी सारे जो केसेस हैं उसमें जैसे ही हाफ सेंटेंस कंप्लीट होती है मैक्सिमम सेंटेंस की, तो यहां पे आपको बॉन्ड पे बेल पे छोड़ा जाएगा। तो ये एक आपका इफेक्ट, एक पर्टिकुलर अपडेट है। और इसमें मेजरली क्या करा गया कि ये जो पर्टिकुलर आपका ये जो पर्टिकुलर आपका प्रोविजन है, ये आपका रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। सो रिमेंबर दिस कि जो आपके क्रिमिनल लॉज होते हैं, जो क्रिमिनल लॉज होते हैं जहां पे पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता, ये आपके रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकते, ये आपको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकते। बट एट द सेम टाइम जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं, जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं एंड मोर ओवर जो बेनिफिशियल होते हैं,
जहां पे कोई बेनिफिट मिल रहा है, जो बेनिफिशियल होते हैं वो आपके रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगाए जा सकते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी आपके इंप्लीमेंट करे जा सकते हैं। तो यहां पे क्या डिक्लेरेशन आया है कि जो सेक्शन 479 का बेनिफिट है टू अंडर ट्रेस, तो जो लोग ऑल्दो आपका भारतीय BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऑलवेज टेक द फुल नेम जिससे आपको याद हो जाएंगे। तो जो आपका सेक्शन 479 है ये ऑल्दो जुलाई 1 से इंप्लीमेंटेबल हुआ है, बट यहां पे क्या क्लैरिफिकेशन आया कि जो अंडर टाइम्स पहले से भी लेट से कोई 2000 के ईयर में आपका जेल में था और उसको आज उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वो लेट से कि यहां पे 10 इयर्स थी, तो अगर उसको अब तक यहां पे अंडर ट्रायल और उसको अब तक कन्विक्शन नहीं हुआ है उस सिचुएशन में, तो यहां पे उस पर्सन को भी बेल आपको देनी पड़ेगी। यहां पे तो बेचारा 10 साल से ऊपर भी कर चुका, और आपकी जेल में ऐसे कई लोग हैं जो उनका मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट टाइम होता है, कई बार उसको भी क्रॉस कर जाते हैं, बिकॉज आपकी जो जेल अथॉरिटीज हैं वो भूल जाती हैं कि ये पर्सन जो है ये इतने टाइम से जेल में। और इस टाइप के आपके केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जैसे एक केस है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसके अंदर में आपका एक PIL फाइल हुआ था और उसके अंदर में इसी पर्टिकुलर में तो एक पर्सन था जो 31 ईयर से आपका जेल में था, ऑल्दो उसकी जो पनिशमेंट थी वो बहुत कम थी, बट 31 ईयर से वो जेल में था। तो इस टाइप के आपके कई बार केसेस भी हुए, ठीक है। सो ऑल्दो आई बिलीव कि डिजिटलाइजेशन से शायद ये चीज जो है ये अपने आप ही, बिकॉज वहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स क्रिएट रहेंगे, तो ये चीज से शायद हम बच पाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट न्यूज है आपकी इंप्लीमेंट स्कूल सेफ्टी गाइडलाइन सेंटर टेल स्टेट। तो अभी अभी महाराष्ट्र के अंदर में बहुत ही ग्रूसम केस आया है जिसमें 4 इयर्स ओल्ड गर्ल्स का स्कूल के अंदर में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। तो यहां पे आपके पॉक्सो एक्ट के अंदर में, पॉक्सो एक्ट जो आपका 2012 में आया था उसके अंदर में हम चाइल्ड डिफाइन करते हैं हु इज बिलो 18 ईयर्स, हु इज बिलो 18 ईयर्स। और अगर आप किसी भी चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हो, सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, तो इसके अंदर में बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन प्रोवाइडेड, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन प्रोवाइडेड है। और यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इस पॉक्सो एक्ट के अंदर में कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं, एंड उस रूल्स के अंदर में यहां पे एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या होती है कि अगर आप किसी भी रूल को इंप्लीमेंट नहीं करते हो या एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो आपको कोई भी टॉलरेंस आपके साथ नहीं होगी, एंड एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट यू कंपल्सरली, एक्शन कंपल्सरी होता है उस सिचुएशन में। तो यहां पे आपके सेंटर ने बोला है कि जो सेफ्टी गाइडलाइंस है इनको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर न्यूज आई थी, तो हम इसे बहुत शॉर्ट में कवर कर रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट पे आते हैं, MG नरेगा प्लाइट शोज PM's betrayal ऑफ रूरल इंडिया। सो ये न्यूज आपकी इसलिए बिकॉज yesterday was नेशनल स्पेस डे, बट एट द सेम टाइम इन द ईयर 2005 अगस्त 23 को, अगस्त ऑफ 2005 को हमने ये एक लैंडमार्क स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पास किया था। तो आपकी पार्लियामेंट इस पर्टिकुलर एक्ट को 2005 में पास किया था और फरवरी 2006 से ये आपकी इंप्लीमेंटेबल हो गई थी। So I'm not asking you to remember these days or year, but 2005, 2006 आपको पता होना चाहिए। So उसकी कुछ बेसिक नरेगा की डील कर लेते हैं, although it's a political statement, but नरेगा की बात हो रही है तो हम एक बार नरेगा को गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री है किस मिनिस्ट्री में आता है? So it is मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो इस पर्टिकुलर स्कीम को या एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इस सिंगल लाइन से आप इस पर्टिकुलर स्कीम को समझ सकते हो कि इसके अंदर में क्या प्रोवाइड होता है कि 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि आपको वेज मिलेगी, यहां पे पैसा मिलेगा, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिनिमम ऑफ 100 डेज मिलेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड, हर इंडिविजुअल को नहीं, हर किसी घर को जिसका एक एडल्ट मेंबर रेडी है एक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए। तो यहां पे मैनुअल वर्क होगा, टेक्निकल वर्क नहीं होगा, और यहां पे एक अनस्किल्ड काम कराया जाएगा, यानी आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल होनी रिक्वायर्ड नहीं है, आपको एक कारपेंटर या कुछ वो होना जरूरी नहीं है, आपको एक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड करा जाएगा। और यहां पे आपको ये गारंटी दी गई है कि आपको 100 डेज का मिलेगा। और इसमें हमने क्या करा है, 1/3 जो जॉब्स होती हैं आपकी नरेगा की ये रिजर्व्ड होती हैं आपके विमेन के लिए। तो अगर कहीं पर भी विमेन अप्लाई कर रही हैं, लेट्स से 100 जॉब्स हैं और लेट्स से 40 विमेन ने अप्लाई करा है, तो एटलीस्ट 33 विमेन्स को वहां पे आपको देना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 जो जॉब्स हैं वो नरेगा में विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं।
अगर कम आ रही है तो ऑब्वियसली आप मेन को प्रोवाइड करोगे, बट अगर आ रही है, मांग रही है काम तो आपको उनको देना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर में हमने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रोविजन प्रोवाइड करा है। तो अगर आपकी ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत आपकी वर्क को अलॉट करती है, अगर आपकी ग्राम पंचायत 15 डेज में आपको कोई वर्क नहीं दे पाती ग्राम पंचायत, तो यहां पे यू वुड बिकम एलिजिबल टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। बेरोजगारी भत्ता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उस बेरोजगारी भत्ते के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद एमजी नरेगा जो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सो आई विल टोल्ड यू, ग्राम पंचायत इसको इंप्लीमेंट करती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और आ जाती है, ग्राम सभा, जो यहां पे वर्क को सजेस्ट करती है। सो आई डोंट थिंक इतना डिटेल में आएगा, बट फिर भी बता देता हूं। ग्राम सभा वर्क को सजेस्ट करती है कि किन किन चीजों पे काम करा जा सकता है गांव में। ग्राम पंचायत उस पर्टिकुलर काम को इंप्लीमेंट कराती है, उसमें जॉब कार्ड जो होते हैं वो देगी, अलॉट करेगी काम को, और कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है उसको गो थ्रू करेगी। एंड फाइनली जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसकी सोशल ऑडिट की, ऑडिट क्या होता है बेसिकली, आप देख रहे हो कि काम कैसा हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ, एफिशिएंटली हुआ या नहीं हुआ। सोशल ऑडिट का मतलब हो जाता है कि उस पर्टिकुलर काम का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट हुआ है, तो फिर से वो जो सोशल ऑडिट होती है वो ग्राम सभा करती है। तो आई थिंक आपको सोशल ऑडिट कौन करता है नरेगा का, वो पता होना चाहिए, इट इज ग्राम सभा। इसके बाद इसकी वेज फिक्सेशन कैसे होती है, कि हम नरेगा की वेज कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो आपका सीपीआई इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अगेन हम इन्फ्लेशन के लिए यूज करते हैं, इसका एक कंपोनेंट होता है विच इज सीपीआई एएल, एग्रीकल्चर लेबर को लेकर, उसको हम, तो सीपीआई जो आपका कंबाइंड होता है वो तो हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन डेटा के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, और यहां पे हम सीपीआई एएल यूज करते हैं आपके नरेगा के लिए। इसके हिसाब से हाईएस्ट वेज रेट करंटली किस पर्टिकुलर स्टेट में है, सो हरियाणा स्टेट के अंदर में हाईएस्ट वेज रेट है आपकी नरेगा के लिए, और लोएस्ट वेज रेट है आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर में। और इसके अंदर में पेमेंट मोड क्या होगा, तो अभी रिसेंटली ये चीज ऐड करी गई है कि जो आपका एबीपीएस मेथड होता है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ये आपके लिए कंपलसरी है। मतलब आप यहां पे अब मैनुअल पैसा ट्रांसफर नहीं करते हो, कैश नहीं देते हो, अब सबके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के थ्रू, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू, आधार से जो भी उनका बैंक अकाउंट अटैच है, उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के अंदर में आप पैसे को वहां पे इंक्लूड कराते। ठीक है, तो ये था आपका नरेगा। आगे चलते हैं, जीएसटी इन्फोर्समेंट गेट टफ ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट सेज फाइनेंस मिनिस्टर। तो आई होप यू आर अवेयर कि जीएसटी क्या है। तो आज के टाइम में बहुत बार ये न्यूज में आ रहा है कि जो जीएसटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जीएसटी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो जाके अगर कहीं पर भी कुछ भी कोई केस बनता है तो वहां पे जाके थ्रेटन करते हैं या ये वहां जाके परेशान करते हैं जो आपके रेगुलर आपके शॉपकीपर्स हैं और आपके जो ट्रेडर्स होते हैं। तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि जीएसटी के अंदर में जो इन्फोर्समेंट है उसके अंदर में जो टफ एक्शंस होता है वो लास्ट रिजॉर्ट में होना चाहिए। पहले जो नॉर्मल तरीका होता है, जो एक नॉर्मल लीगल प्रोसीजर होता है, उसको थ्रू यूज करके सिंपल नोटिस भेज के आप पहले उसमें पहले एक्शन लिया। अगर वहां पे कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो ही आप टफ एक्शन, फॉर एग्जांपल थ्रेटनिंग टू इंप्रिजन अ पर्सन और फाइल अ केस इन अ कोर्ट, तभी वो एक्शन लीजिए। तो जीएसटी को हम एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। आई होप यू आर अवेयर कि 2017 में हमने इस जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा था, तब से ये 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंटेबल हो गया था। और ये एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ये आपका डायरेक्टली आपकी इनकम या डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट में नहीं लगता है, इनडायरेक्टली आप कंज्यूमर जो होता है वो उसको पे करता है। और इसने कई मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करा था, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट एंड अदर्स। तो पहले गुड्स के टैक्सेस अलग होते थे, सर्विसेज के अलग होते थे। अब हमारा एक कंबाइंड टैक्स हो चुका है नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंटेबल हुआ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका नाम वो था 101 CAA 2016। तो ये अमेंडमेंट एक्ट भी आपको याद होना चाहिए वाला भी, और 1 जुलाई को इंप्लीमेंटेबल था, तो इसलिए हम इसे जीएसटी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसका डुअल स्ट्रक्चर होता है। सो जो जीएसटी होता है ये सेंटर भी इंप्लीमेंट करती है और ये स्टेट भी इंप्लीमेंट करती है। तो सेंट्रल जीएसटी को हम सेंट्रल जो जीएसटी लगाते हैं उसे हम सीजीएसटी बोलते हैं, और जो स्टेट लगाता है उसे स्टेट जीएसटी बोलते हैं। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड जीएसटी भी होता है जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी लेट से कि राजस्थान से वो हरियाणा कोई सामान जा रहा है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता, आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी की जो यूजुअली वैल्यू होती है वो क्या होती है कि लेट से अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% है तो यहां पे आईजीएसटी 18% लग जाएगा उस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर पे। एंड इंपोर्ट जो होते हैं उस पे भी आप आईजीएसटी ही लगाते हो, और आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करती है। इसके बाद
कौन सी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है टैक्स रेट्स को डिसाइड करने के लिए? सो जीएसटी काउंसिल होती है, जिसको चेयर करते हैं आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जितने भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग जो यूटीज हैं जिनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सब भी इसका पार्ट होते हैं, और ये टैक्स रेट्स पे डिसाइड करते हैं, एग्जेम्पशंस पे डिसाइड करते हैं, और थ्रेशोल्ड लिमिट की किस लेवल पे जाके क्या आपकी जीएसटी इंप्लीमेंटेबल होगी, ये सारा जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। और रिमेंबर दिस कि जो आपकी जीएसटी काउंसिल, आपकी जो जीएसटी काउंसिल है, ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, इट्स अ रिकमेंडेटरी बॉडी। ये सेंटर और स्टेट को, गवर्नमेंट्स को बोलती है कि आप ये जीएसटी लगाइए, इसके बाद में सेंटर और स्टेट को डिसाइड करना है कि उनको ये लगाना है नहीं करना। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में करी है कि जो जीएसटी काउंसिल ये रिकमेंडरी बॉडी है, इसकी जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते सेंटर और स्टेट पे, रिमेंबर दिस। और सेंटर और स्टेट फाइनली डिसाइड करते हैं कि उनको जीएसटी क्या लगानी है, कितनी लगानी है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं आपके, और क्या है, टैक्स स्लैब्स कौन कौन सी हैं? सो मैनी पीपल बिलीव कि 4 ही टैक्स स्लैब्स होती हैं, बट यहां पे एक 0% की टैक्स स्लैब भी होती है। 0% इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब है जीएसटी इंप्लीमेंट होता ही नहीं है। दूसरा होता है 0% का मतलब क्या है कि जीएसटी तो लगाया जा रहा है बट जीएसटी की वैल्यू 0% है। तो 5 आपके यहां पे टैक्स स्लैब हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। यूजली अगर किसी पे 5% लग रहा है तो उसमें 2.5% तो सीजीएसटी होगा और 2.5% एसजीएसटी होगा। ठीक है, सिमिलरली 12% में 66, 18 में 99 और 28 में आपका 1440। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड है, जिनके ऊपर पे हम जीएसटी नहीं लगाते हैं, अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल एल्कोहल जो होता है उस पर आपका दोनों जीएसटी लगते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, बट जो एल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसके ऊपर पे आपका वैट लगता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए जिन पे आपका जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट होता है। इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है? तो जीएसटी जो होता है ये हर किसी को इसको फॉलो नहीं करना होता है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर इज बिलो 40 lakhs, 40 lakhs बड़ी स्टेट्स के अंदर में, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको हमने 20 lakhs का लगा, बिकॉज वहां पे आज भी इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो जो बड़ी स्टेट्स है उसमें अगर टर्नओवर आपका जो टोटल सेल्स है वो सिर्फ 40 lakhs तक का है, तो आप जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसकी रिटर्न फाइल करने के लिए आप यहां पे बाउंड नहीं हो। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो तो आपको 20 lakhs तक के जो बिजनेस है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इसके बाद हमने एक जीएसटी नेटवर्क डेवलप करा हुआ है जो बेसिकली आपका आईटी बैकबोन है, यानी जो भी जीएसटी के अंदर में होता है इट इज डन थ्रू द जीएसटी नेटवर्क। तो जीएसटी नेटवर्क के थ्रू आप जीएसटी को इंप्लीमेंट करते हो यहां पे। इसके बाद इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। सो ये सिर्फ न्यूज में इसलिए कवर कर रहा हूं कि डू नॉट गेट कंफ्यूज। 2023 का अगर हम डेटा देख रहे हैं तो वहां पे आपका चाइना ही लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आपका चाइना ही रहेगा, नॉट यूएसए। इस न्यूज को आप पढ़ोगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, बिकॉज यहां पे यूएस को इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बताया हुआ है, बट ये 2024 का जनवरी से जून का डेटा है। जनवरी से जून का डेटा है। तो अगर मैं लास्ट ईयर का पूरा डेटा देखता हूं तो चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, जिसमें हमारा टोटल ट्रेड था $118 बिलियन का, जिसमें 100 बिलियन, करीब 100 बिलियन का आपका इंपोर्ट्स है और सिर्फ 18 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट है। तो चाइना लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी था, और इसके साथ हमारा लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट भी है। लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट भी हमारा चाइना के साथ में है, और प्लस लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी आपका चाइना ही है, विच वाज एन अलार्मिंग न्यूज। तो पहले भी चाइना रह चुका, बट बीच में 2 साल से यूएस था, फिर से चाइना हो गया 23 में, और 24 के अंदर में अभी जो फर्स्ट 6 मंथ्स का डेटा आया है उसके हिसाब से 2024 के जैन टू जून का जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से आपका वापस से यूएसए इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, बट जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपका इंक्रीज पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर मैं 6 मंथ का रेशियो देखता हूं तो 6 मंथ के रेशियो के हिसाब से भी जो इंपोर्ट का जो आपका 23 वाला भी जो आपका गोल था या टारगेट था उसको भी आप ब्रीच कर चुके। तो प्रोबेबली 24 के अंदर में आपका ट्रेड डेफिसिट विद चाइना है, अगर सिचुएशन सेम रही आगे लेटर हाफ ऑफ द ईयर में भी, तो वो भी आपका ब्रीच कर जाएगा 24 में। तो ये एक अपडेट है विच आई वांटेड टू टेल यू, बिकॉज आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि चाइना इज नॉट द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द ईयर 2023। पूरे साल के लिए चाइना था, 24 के फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए अभी यूएस बन चुका है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं आपके पैसिफिक लीडर डिस्कस राइजिंग सीज ग्रेट पावर राइवलरीज। तो पैसिफिक आइलैंड का एक ग्रुप है विच इज नोन एज पैसिफिक आइलैंड फोरम, और ये एक रीजनल ब्लॉक है 17 आइलैंड नेशंस का, और ये वो वाले आइलैंड्स का ग्रुपिंग है जो बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल हैं, जिनको सबसे ज्यादा हार्म होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो आपका सी लेवल राइज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक आपकी कंट्री है जिसका नाम है टुवालू। टुवालू एक कंट्री है जो would become the first country in the world जो क्लाइमेट के चेंज की वजह से नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी। सो इन द नेक्स्ट 30 years इट विल बी अंडर वाटर। तो ये टुवालू कंट्री जो आज एक्चुअल में एक कंट्री और एग्जिस्ट करती है, इट विल बिकम नॉन एग्जिस्टेंट इन द नेक्स्ट 30 years बिकॉज ऑफ द सी लेवल राइज। तो इन सब ने मिलकर एक पैसिफिक आइलैंड फोरम बनाया हुआ है। ऑल्दो इसका इंडिया पार्ट नहीं है, इसको 2024 के अंदर में इसकी ये इसी पर्टिकुलर मीटिंग को लेके आपका ये न्यूज आया है। इसका 2024 में जो होस्ट है इट इज किंगडम ऑफ टोंगा, जो इस पर्टिकुलर PIF पैसिफिक आइलैंड फोरम को यहाँ पे कंडक्ट कराएगा। इसके अलावा इंडिया ने भी इनके साथ में एक फोरम क्रिएट करा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन FIPIC, जो हमने 2014 में क्रिएट करा था। और यहाँ पे इंडिया इन जो पैसिफिक आइलैंड फोरम वाली कंट्रीज हैं इनके साथ में कोऑपरेट करता है, इनके साथ में जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस ये निकाल सकता है क्लाइमेट चेंज के, वो निकालता है। तो यहां पे हम शॉर्ट में पैसिफिक आइलैंड फोरम और FIPIC को भी देख रहे हैं। टुवालू इज द कंट्री which is the candidate to be the first non-existent which is the candidate to become the first non-existent country because of climate change. Okay, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। सो इन वेरी शॉर्ट आई एम गोइंग टू कवर दिस बिकॉज सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यूक्रेन ने रशिया के किस पर्टिकुलर ओब्लास्ट को यहां पे कैप्चर कर लिया या एनेक्स कर लिया है, सो उसका नाम हो जाएगा कुर्स्क इज द रीजन। यहां पे यूक्रेन ने वॉर में एक रिवर्स करा है कि यूजुअली रशिया यूक्रेन की टेरिटरी को एक्वायर कर रहा था, और यहां पे यूक्रेन ने एक दाव खेला है और रशिया की इस ओब्लास्ट बेसिकली मींस प्रोविंस, कुर्स्क प्रोविंस जो है इसमें जाके इसको टेरिटरी को उसने एक्वायर कर लिया है। और अगर इफ न्यूज आर टू बी बिलीव, जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से यूक्रेन ने August 6 पे अटैक किया था, और इन द लास्ट 2 वीक्स ओनली, 2 वीक्स के अंदर में जितना रशिया ने पूरे 2 साल के वॉर में जितना एरिया एक्वायर करा है यूक्रेन का, उससे ज्यादा जो एरिया यूक्रेन ने इस 2 वीक्स के टाइम पीरियड में कुर्स्क का यहां पे एनेक्स कर लिया है। एंड यहां पे यूक्रेन ने स्पेसिफिकली तो नहीं बोला ऑफिशियली कि उसका रीजन क्या है, बट मैनी बिलीव कि ये जो यूक्रेन है इस पर्टिकुलर एरिया को एज अ बार्गेनिंग चिप यूज करेगा। जब भी लेट्स से इन दोनों के बीच में कोई समिट होती है, इन दोनों के बीच में कुछ पीस समिट होती है, तो ये बार्गेनिंग चिप की तरह यहां पे यूज करा जा सकता है कि ठीक है, आप मेरा डोनबास रीजन है उसको आप मुझे रिटर्न कर दीजिए, उसके रिटर्न में मैं आपको कुर्स्क रीजन है वो दे सकता हूं। ओके, तो ये शॉर्ट में ही हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हैवी रेन इन त्रिपुरा बट नो रोल ऑफ डैम इन बांग्ला फ्लड्स। तो ईस्टर्न बांग्लादेश में, ईस्ट ऑफ बांग्लादेश में वहां पे बहुत सीवियर फ्लड्स आए। 18 लाख पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन बांग्लादेश, एंड उसमें कई सोशल मीडिया पोस्ट आ गए वहां पे कि बिकॉज शेख हसीना को हमने आउट कर दिया, तो इंडिया विच वॉज अ फ्रेंडली कंट्री टू शेख हसीना, वो हमसे बदला ले रहा है बाय ओपनिंग ऑफ द डैम। तो आपका जो डैम है उसका नाम है दुम्बुर डैम, जो आपका त्रिपुरा में है। दुम्बुर डैम जो दुम्बुर लेक पर है और त्रिपुरा में होता है। और मैनी जो आपके बांग्लादेश के अंदर के सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि दुम्बुर डैम के हमने गेट्स ओपन करे और इस वजह से वहां पे फ्लड हो रहे हैं। तो यहां पे हमने इसको काउंटर करा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट वहां पे डिक्लेयर करा, उसमें वहां पे बताया है कि जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे फ्लड्स हुए, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दुम्बुर डैम बट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल इन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। सो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो यू शुड नो, ये पर्टिकुलर डैम आपके इसमें न्यूज में है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे एक आंसर देना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश जो है उसके साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट बॉर्डर शेयर करती है। सो माय क्वेश्चन इज कि विच इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट बॉर्डर को टच करती हैं। तो इसको लेकर आपको आंसर करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लैट में भी पूछा जा सकता है, एलिट में भी पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस इज योर जॉब। नेक्स्ट न्यूज पे और लास्ट न्यूज पे आते हैं आज की, जो है इसरो को लेकर चंद्रयान 4 का डिजाइन फाइनल हो चुका है। सैंपल फ्रॉम मून बाय 2027। सो यस्टरडे इट वाज योर नेशनल स्पेस डे था, और पहला नेशनल स्पेस डे हमने सेलिब्रेट करा है। तो यहां पे 2-3 अपडेट्स आई हैं। पहला तो आपको August 23 याद रहना चाहिए, चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग में। सो मैंने
शुरुआत में ही इस चीज को डिस्कस कर लिया था। तो यहां पे और अपडेट क्या है, इंडिया ने भी डिब्रिस फ्री स्पेस का एक गोल रखा है, डिब्रिस फ्री स्पेस, कि कुछ भी कचरा नहीं छोड़ेंगे हम स्पेस में, और वो गोल है 2030 का। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो विद अ पर्टिकुलर चार्टर, जीरो डिब्रिस चार्टर। ये आपका जीरो डिब्रिस चार्टर है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जो एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस 12 कंट्रीज ने साइन करा है। इसको 12 कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज ने साइन करा है, जिसका गोल भी यही है कि हमें जीरो डिब्रिस करना है स्पेस के अंदर में बाय द ईयर 2030। बट नो दिस कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, नॉट अ पार्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, इंडिया पार्ट नहीं है इसका। इंडिया का भी गोल जीरो डिब्रिस का आपका 2030 का है, और यहां पे भी इसका 30 का है। इसके बाद चंद्रयान जो 4 है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चंद्रयान 3 के अंदर में हमने लैंडर और रोवर वहां पे प्लेस करा था, और चंद्रयान 4 जो हम लॉन्च करेंगे उसमें हमारा टारगेट है सैंपल रिटर्निंग। मून से हम सैंपल रिटर्न करेंगे, सैंपल रिटर्निंग मिशन है। तो पहला मिशन जब हम मून से कुछ लेकर आए थे, इट वॉज बाय अपोलो 11। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो मिशन था उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो मून के सैंपल्स भी लेकर आए थे। 25 केजी का जो सैंपल था अपोलो 11 वहां से लेकर आया था आपका मून से। तो फर्स्ट मिशन अपोलो 11 था। इसके अलावा रशिया भी ये चीज कर चुका है और चाइना भी कर चुका है। तो चाइना ने 2020 में चंगा 5 मिशन 2020 में लॉन्च करा था, जब मून से ये सक्सेसफुली सैंपल रिटर्न करा था। और इसी साल अभी 1 महीने पहले की बात है, 2024 के अंदर में चंगा 6 मिशन इन्होंने यहां पे लॉन्च करा था, जिसके अंदर में फार साइड ऑफ मून से भी ये सैंपल सक्सेसफुली लेकर आ चुका है। तो चाइना हैज ऑलरेडी डन इट एंड इंडिया इज प्लानिंग टू डू इट बाय द ईयर 2027। ओके, सो ये है आपकी इसरो रिलेटेड आपकी अपडेट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई नो इट वाज अ लॉन्ग क्लास, वेरी लॉन्ग क्लास आई वुड से, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर करा है। सो आई होप आप इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी फीडबैक्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। हम नेक्स्ट क्लास में या जब भी पॉसिबल होगा हम उनका कुछ रेजोल्यूशन करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।